आज मामूल के मुताबिक जल्द ही उसकी आंख खुल गई थी। वो बिस्तर से निकलकर खिड़की के पास आ गया और खिड़की से पर्दे हटाकर उसको खोल दिया। एकदम से सर्द हवा का झोंका इससे टकराया तो एक खुनकी भरी लहर उसके अंदर दौड़ गई। इसने बाहर का जायज़ा लिया। बाहर हर चीज़ गैर वाज़ेह थी। अभी तक बाहर हर तरफ गहरी खामोशी का दूर दौरा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसके अंदर गहरी खामोशी और एक जुमूद छाया हुआ था जिसको वो चाहकर भी तोड़ नहीं सका था। कुछ देर वो ऐसे ही बाहर नज़रें जमाए खड़ा सोचता रहा कि सिसी की जब आंख खुलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। डॉक्टर ज़ारा ने उसे रात नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। आतिश ने जुबीदा को इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और उसे बताया कि वो सिसी को अपने साथ अपने फ्लैट में ले जा रहा है जहां वो अपनी पढ़ाई के दौरान रहता था। वो घर कॉल करके बता चुका था कि किसी दोस्त की मदद के लिए वो शहर में रुका हुआ है, इसीलिए वहाँ सब मुतमईन थे। वो पर्दे बराबर करके पलट आया। दूर कहीं अजानों की आवाज़ आ रही थी। उसने भी शावर लिया और वज़ू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नमाज पढ़कर वो बिस्तर के करीब आया जहाँ सिसी अभी भी गहरी नींद में थी। आतिश ने इसके धान पान से वजूद का सर तापा जायज़ा लिया। साफ मैदे जैसी रंगत, भरे भरे गुलाबी लब, सुतवा नाक में बारीक सी तार, बड़ी बड़ी आंखें जो इस वक्त बंद थीं। इसके भूरे लंबे बाल तकिए पे बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। इसकी गर्दन के अलावा कुछ और जगह पे भी अभी तक दांत से दिए गए निशानात मौजूद थे जिसमें खून जम चुका था। इसकी हालत देखकर आतिश बलूच ने अपनी मिट्टियों को ज़ोर से भींच लिया। इसे अपने ज़ब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुईं। इसका दिल तो कर रहा था इस दरिंदे को कहीं से भी ढूंढ कर उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दे। वो धीरे से चलते हुए इसके करीब आया और इसकी गर्दन पे मौजूद निशान को छुआ तो सुसी ने किसी का लम्स महसूस करते ही झट आंखें खोल दें। अब तो वो ख्वाब में भी डरने लगी थी किसी के छूने से। सामने आतिश बलूच को देखकर उसके दिल की धड़कनों में तेज़ी आई। इसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पे रखा, मगर ये क्या? वो ख्वाब नहीं देख रही थी बल्कि वो शहजादा तो हकीकत में इसके सामने था। उसने सुरयात से अपना हाथ पीछे खींच लिया, ऐसे जैसे उसे करंट लगा हो। आप? वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में हैरांगी से बोली, और मैं ये कहाँ हूँ? इसने अर्धगर्द देखा। वो पुर आसाइश और अनजान जगह थी। तुम मेरे फ्लैट में हो, वो सादा से अंदाज में बोला। मगर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? उसने उठकर बैठते हुए टांगे समेट लें और घटने गर्दन से लगा लिए क्योंकि उसके सामने बिना दुपट्टे के उसे अजीब घबराहट महसूस हुई थी। उसने अर्धगर्द अपना दुपट्टा ढूंढने के लिए नज़रें दौड़ाएं, मगर इसे कुछ नज़र नहीं आया। बैवी निकाह के बाद अपने शवहर के घर ही आती है, वो संजीदा अंदाज में बोला। क्या? वो तो इसके सर पे धमाका कर चुका था। ससी का दिमाग तो जलजलों की जद में था। जहन में जैसे झकड़ चलने लगे। उसने धंधलाई आंखों से उसे देखा। इसे उस निकाह की सच्चाई को तस्लीम करना मुश्किल लगा। सिसी बिस्तर से नीचे उतर आई। इस वक्त वो हॉस्पिटल के ही घटनों तक आते गाउन में थी। इसके पंडलियों पर भी खिराशें नमायां थीं। आतिश नज़रें चरा गया। आपने गलत किया है, वो ज़ार व क़ितार रोते हुए बोली। तकदीर के खेल भी निराले होते हैं। जब इंसान किसी चीज़ के लिए दिल से दुआ करता है, शद्दत से इसरार करता है कि वो बात पूरी हो जाए, इसके लिए मनते मुरादें मानी जाती हैं, मगर तकदीर अपना वार कर जाती है और देखते ही देखते मंजर बदल जाता है और बाज़ औक़ात कुछ ऐसा वक़ूअ पज़ीर हो जाता है जो हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होता। उसके चेहरे पे मलाल की कैफियत तारी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब जायज़ तरीके से और तुम्हारी वालदा की रजामंदी से हुआ है। वो इसकी सिसकियों के जवाब में झंझलाकर गविया हुआ, मगर सिसी की आंखों से न तो बहते हुए आंसू थमे और न ही उसकी हचकियों में कमी आई। बस खामोश। एक निकाह ही तो क्या है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो रो रो कर नदियाँ बहा दी हैं? और उसे मेरी हमदर्दी समझने की कोशिश भी मत करना। हर इंसान को उसका मनपसंद हमसफ़र चुनने का पूरा हक होता है और हमने एक दूसरे को चुनकर कुछ गलत नहीं किया। मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती थी, आपने गलत किया है मेरे साथ। वो उसकी समत देखते हुए चलाकर बोली। शायद आप जानते नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। मैं आपके काबिल तो पहले भी नहीं थी, अब तो नज़रें मिलाने के काबिल भी न रही, तो क्यों क्या आपने मेरे साथ ऐसा? आंसुओं का गोला हल्क में आप हंसा। वो बेमुश्किल रंधी हुई आवाज़ में बोली, मैं किसी की भी निगाहों का सामना करने के काबिल नहीं रही। किस किस के ताने से होंगी, किस किस को अपना यकीन दिलाऊंगी
और कौन मेरे बेगुनाह होने का यकीन करेगा? मैं ज़मीन की खाक और आप आसमान पे चमकते सितारे हैं। मेरी इज्जत को रौंद कर मेरे वजूद को पामाल कर दिया गया है। मेरा गुरूर, मेरा मान सब कुचल दिया गया है। वो शिकस्ता लहजे में बोली और फर्श पे बैठती चली गई। आतिश बलूच कितने ही लम्हे उसे रोते हुए देखता रहा, फिर आहिस्तगी से चलते हुए उसके करीब आया। वो इसके झुके हुए सिर और सिसकियों के बायस लिरुसते हुए वजूद को देखता इसके करीब घुटनों के बल बैठ गया। आतिश बलूच ने धीरे से हाथ बढ़ाकर इसके हाथ पे रखा। सिसी ने उसका हाथ झटक दिया और खड़ी होकर दीवार के साथ जा लगी। वो चलते हुए ऐन इसके सामने आ रखा। कुछ देर इसके आंसुओं से तर चेहरे को यूं ही देखता रहा, फिर अपने दोनों हाथ इसके दाएं बाएं दीवार पे यूं टिका दिए कि सिसी के फरार के रास्ते मसदूद हो गए। कोई और मौका होता तो शायद आज आतिश बलूच के इस अमल पे सिसी के बदन का सारा खून समेटकर चेहरे पे आन रखता, दिल शायद शिद्दतों से धड़कता। वो खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करती। वो थोड़ा सा इसके चेहरे पे झुका, कुर्बत मज़ीद बढ़ गई। लेकिन आज इस लम्हे इसकी कैफियत यकसर मुख्तलिफ थी। न तो दिल ज़ोरों से धड़का, न ही आज इसकी कुर्बत ने सिसी के हवास सल्ब किए। इसकी गर्म भाप इड़ाती हुई सांसें भी उसे पगला न सकें। आतिश बलूच ने अपना मजबूत हाथ इसके शाने पे धरा। वो चौंकी, फिर एकदम इस पे झपट पड़ी। अपने नाजुक से हाथों के मुक्के बनाकर वो इसके चौड़े सीने पर मारती चली गई। आतिश बलूच ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। वो उसके सामने यूं ही मजबूती से खड़ा रहा। वो आखिरकार नकाहत के बायस थक कर खुद ही रख गई। इसके सहने पे सर रखे फिर से नए सरे से रोने लगी। आतिश ने इसके गर्द अपनी बानाहों का हिसार बांध दिया। दोनों तरफ आलमी मधोशी छाई हुई थी। क्यों, क्या आपने ऐसा? यकदम वो आतिश बलूच से जदा हुई। वो आलमी होश में वापस आकर दुरुस्त लहजे में बोली। आतिश बलूच ने हाथ बढ़ाकर उसके गालों से आंसू पूंछने चाहे तो सिसी ने उसका हाथ झटक दिया। थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया था तुमसे, इसीलिए। वो मुबहम सा मुस्कराया। सिसी का दिमाग तो थोड़ा थोड़ा सा पे अटक गया था। इसने धुंधलाई आंखों से उसे देखा। अभी थोड़ा थोड़ा सा हुआ है, तुम्हारे साथ रहते हुए ज़्यादा भी हो जाएगा। मुझे लगता है जो प्यार जितना जल्दी हो, इसका भूत सर से इतना ही जल्दी उतर जाता है। लेकिन जो प्यार हर रोज़ अपने महरम की हर नई अदा को देख कर हो, वो ता उम्र कायम रहता है। आतिश बलूच ने हाथ बढ़ाकर इसकी बाजू से पकड़कर उसे नरमी से अपनी तरफ खींचा। वो उस अफ्ताद पे संभल न पाई और कटी हुई डाल के मानंद इसके कशादा सीने से आन लगी। आतिश बलूच की गर्म सांसें इसके चेहरे को झलसाने लगीं। सिसी, तुम्हारी झलक की नरम करने मेरे सलगते दिल को तुम्हारी मोहब्बत के एहसास से सरद कर रही हैं। मैं अपनी तमाम ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सच हूँ जो ता उम्र कायम रहेगा। जो बीत गया इसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। जिसने तुम्हारे साथ ये वहशियाना सलूक किया है, इसकी सांसें छीन लूँगा। ये आखिरी बात इसने खुद से दिल में कही। मोहब्बत फूल होती है, कहो तो फूल बन जाऊँ। तुम्हारी ज़िंदगी का एक हुसैन उसूल बन जाऊँ। सना है रेत पे चलकर तुम अक्सर महक जाते हो। कहो तो अब की बार में ज़मे की धूल बन जाऊं। बहुत नायाब होते हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो। इजाज़त दो कि मैं भी इस कदर अनमोल बन जाऊं। इसकी मध्यम सरगोशियां सिसी को अपने कानों में सुनाई दें तो वो एक बार फिर अपने होश गंवाकर इसकी बाहों में झूल गई। आतिश बलूच ने उसे बाजुओं में उठाकर बिस्तर पे डाल दिया। आज हाथ बलूच को शहर गए 1 हफ्ता हो गया था। हादिया सारी हवेली में बोलाई बोलाई घूम रही थी। कभी कुछ वक्त जर्श बलूच के साथ गुजारती तो कभी कुछ वक्त चाहत के साथ। वक्त सस्त रवि से गुजर रहा था। उदास क्यों है जेठानी साहबा? हादिया ने चाहत को अकेले लाउंज के सूफे पे बैठा देखा तो उसके साथ आकर बैठ गई और किशन उठाकर गोद में रखते हुए तफक्कर भरे अंदाज में पूछा, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे ऐसे न बुलाया करें, और ये लफ्ज़ जेठानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसने मुना बसूर कर कहा, उम्र में बड़ी हूँ मैं, मगर रुतबे में तो आप बड़ी हैं ना। हादिया ने जवाब पेश किया, नहीं, जो भी है आप मुझे चाहत कहकर ही बुलाया करें या तुम, और आपको मैंने बताया तो था। वो नचला लब दांतों तले कुचलते हुए बोली, क्या मैं तो भूल गई। हादिया ने नज़रें इसके चेहरे पर जमाए पूछा, वो मुझसे बात नहीं कर रहे ना ठीक से। सुबह मेरे उठने से पहले चले जाते हैं और रात को भी देर से आते हैं। उनका इंतज़ार करके मैं सो जाती हूँ।
तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम एक रात अपनी नींद की कुर्बानी दो और उनकी वापसी का इंतज़ार करो। जब भी हाथ आए पूछ लेना उनकी नाराज़गी का सबब। हादिया ने चटकियों में मशूरा दिया। और अगर वो फिर भी कुछ नहीं बोले तो फिर दूसरा हरबा आजमा लेना। हादिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कौन सा? ये तुम जो इतना रोखा फीका सा चेहरा लिए घूमती हो, इस पर तौजा दो, ज़रा सा मेकअप करो। इतने प्यारे बाल हैं, उन्हें खुला छोड़ो। पता है, मेरी दोस्त ने बताया था कि शौहर हज़रत को खुले बाल बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और कुछ डिफरेंट ड्रेसिंग करो जिससे वो चौंक जाएं और तुम्हें देखने पे मजबूर हो जाएं, चाह कर भी अपनी चाह से नज़रें ना चरा सकें। हादिया शरारत से मुस्कुराती हुई इसे छेड़ने लगी, मगर इतना सब कुछ करने का सुनकर ही इसके औसान खता हो गए। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी, मगर पहनो क्या? मेरे पास तो बस जीन्स और स्कर्टस ही हैं। इसने एक और परेशानी बताई। वैसे जीठ साहब की क्या क्वालिफ़िकेशन है? वो ना MBBS हैं और अमेरिका से स्पेशलाइजेशन किया है। एक बार उन्होंने बताया था मुझे। वाओ, दैट्स ग्रेट, वो तौसीफ़ी अंदाज में बोली। वो गाल पे अंगली रखकर सोचने के अंदाज में बोली। अगर तुम उन्हें अपने उन मगरबी कपड़ों से अट्रैक्ट नहीं कर सकें तो कुछ गांव वाला ट्राई करो। मेंस लहंगा चोली जैसे यहाँ की सब औरतें पहनती हैं। वो कहाँ से लूँ? माँ से कहो ना, वो तुम्हें मंगवा देंगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इसने मशकूर नज़रों से उसे देखते हुए कहा। नो नेड टू से थिंग्स। वो चाहत के गुलाबी फूले हुए गाल पे प्यार से चटकी भरकर बोली। चाहत ने चीख मारी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। वो दाएं से बाएं सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाती पसीने में शराबूर हो रही थी, जिसमें ठंडा पड़ रहा था। वो सफ़ाक भेड़िया इसके वजूद को नोच नोच कर रौंद रहा था। इसके मन्ना पर हाथ रखे उसकी चीखों का गला घोंट रहा था। वो अपनी मदद के लिए चला भी नहीं पा रही थी। वो दोनों हाथ पैर चलाती खुद को इस दरिंदे की कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। आतिश बलूच, जो इशा की नमाज अदा किए आइंटमेंट लिए इसके ज़ख्मों पे लगाने आया था, इसके छूने से ही वो गहरी नींद में भी होश खो रही थी। इसने हैरत से उसे देखा। सिसी, नरमी से उसका नाम पुकारते वो उसके करीब आया था। नहीं, मुझे नहीं। इसकी सांसें इखड़ रही थीं। वो बुरी तरह लरजती ससक रही थी। सिसी, क्या हुआ? आंखें खोलो, मुझे बताओ क्या हुआ? वो उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गया था। वो उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। वो शायद भागना चाह रही थी, लेकिन रात के लिए ली गई पुरस्कोन मेडिसिन का असर था कि भागना तो दूर की बात, वो तो आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। नहीं, मेरे पास नहीं, मुझे नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। वो बुरी तरह चीख रही थी। आतिश के लिए ये सूरत हाल संभालना मुश्किल न था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो रोज़ाना रात को नींद में यूं ही डर जाती थी और आपे से बाहर हो जाती थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, उम्मा, वो तकलीफ़ से बलबलाती अपनी माँ को पुकार रही थी। सिसी, कहाँ दर्द हो रहा है? बताओ मुझे। इसने सुसी के हाथ को थामकर नरमी से पूछा। उम्मा, माँ सा, मुझे बचा लो। मुम्मा, माँ, मुझे दर्द। वो ख्वाब में भी धाड़े मारकर रो रही थी। ससी, आंखें खोलो, देखो मुझे। यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं आपका मुहाफिज, आपका शौहर हूँ। नहीं, करीब नहीं आओ, खुदा का वास्ता है, करीब नहीं आओ। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। वो आंखें मेचे थर थर कांप रही थी। नाज़ुक सरापा होले होले लरज़ रहा था। इसका जिस्म ज़ख्मों से चूर था। आतिश बलूच ने फ़ील वक्त उसे होश दिलाने का सोचा। इसने साइड टेबल पे मौजूद जग उठाकर इसमें से पानी मिट्टी में भरा और छींटे उसके चेहरे पे मारे। ससी ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखने लगी। मैं हूँ, पहचानो मुझे। इस चेहरे को वो कैसे भूल सकती थी? यही तो था उसके ख्वाबों का शहजादा। छोटे सरकार। इसके लब्बों से अपना मखसूस नाम सुनकर आतिश बलूच को कुछ हौसला हुआ। देखो, क्या मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? आतिश बलूच ने वहीं खड़े हुए पूछा। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। इस शहजादे ने तो कभी सुसी को मैली आंख से तो किया, नज़र भरकर भी देखा तक न था। मेरा दिल बंद हो रहा है। वो उसे देखती अपनी कैफियत बताने लगी। आतिश बलूच ने देखा, इसका सांस फूला हुआ था। ड्रू, नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो नरमी से बोला था। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ज़ख्मों पे मरहम लगाना चाहता था। इसकी आंखों में खौफ कुछ कम होते देख वो एहतियात से उससे कुछ दूरी पर बेड पर बैठा था।
वो उठकर बैठी दर्जीदा निगाहों से इसे देखने लगी। आतिश बलूच ने फासला समेटना चाहा। वो पीछे खसकती हुई बेड कराउन से जा लगी और कंफर्टर को खींचकर खुद को ढांप लिया। नहीं, मुझे नहीं लगवानी, वो सहमी हुई हरनी के मानंद लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। सिसी, मैं तुम्हारा महरम हूँ और तुम पे हक रखता हूँ। तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुछ गलत नहीं कर रहा मैं, मुझे इजाज़त दो सिर्फ मरहम लगाने की। वो निहायत रसान से उसे समझा रहा था। सिसी के गले की गिल्टी अभर कर मालूम हुई। जैसे जैसे मरहम लिए वो करीब हो रहा था, इतनी ही उसकी गिरफ्त अपने ऊपर लिए हुए कंफर्टर पर सख्त हो रही थी। दो इजाज़त, आतिश बलूच ने अपना हाथ उसके आगे किया। इसकी बात पर वो कुछ लम्हे सांसें रोके उसे देखती रही थी, फिर धीरे से अपना हाथ इसके हाथ पे रख दिया। आतिश बलूच इसके यकबस्ता हाथ की लर्जिश वाज़ेह महसूस कर सकता था। इसके लब्बों को मुबहम सी मुस्कुराहट ने छुआ। उसने आगे बढ़कर इसके बाल शानों से हटाकर इन्हें कीचड़ में मकीद किया। कल ही तो वो ससी के लिए बाहर से कुछ ज़रूरत का सामान लेकर आया था, जिसमें उसके लिए कपड़े, जूते और मज़ीद कुछ सामान था। उसने गर्दन के ज़ख्मों पे मरहम लगाई तो ससी ने अपनी आंखें ज़ोर से मींच लें। मुझ पे यकीन है ना? आतिश बलूच ने सरगोशी नमा आवाज़ में कहा तो ससी ने आंखें खोलकर उसे देखा। इसके बलवरे नैना छम छम बरसने लगे। जवाब में ख्वाब की सी कैफियत में वो मुस्कुराई, मगर इसकी मुस्कुराहट में भी दर्द हलकूरे ले रहा था। मुस्कुराहट आधार देना ज़रा, कुछ सतारे ख़रीदने हैं मुझे। एक आंसू का मोल क्या लोगे? आज सारे ख़रीदने हैं मुझे। बोल ततली के दाम कितने हैं? रंग प्यारे ख़रीदने हैं मुझे। मैं खुशी में जो बीच आया था, गम वो सारे ख़रीदने हैं मुझे। ज़िंदगी के जवार भाटे से कुछ शरारे ख़रीदने हैं मुझे। मैं समंदर ख़रीद बैठा हूँ, अब किनारे ख़रीदने हैं मुझे। इसने धीमे से आँच देते लहजे में कहा। कंफर्टर हटाओ, नरमी से कहता वो उसके करीब हुआ था। छोटे सरकार, ये न करें, आपको खुदा का वास्ता। इसके हाथ कंफर्टर पर देखकर वो नए सिरे से ससक उठी। तुम्हें अपनी महरम बनाने का मकसद यही था कि तुम्हारे हर ज़ख्म पर मरहम में खुद लगाना चाहता था। तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई जवाज़ नहीं। जैसे ही आतिश ने इस पर से कंफर्टर पीछे हटाया, इसने टांगें समेट लीं और करब ज़दा आवाज़ में रोने लगी। मत करें सरकार ऐसा, मेरा ज़ख्मों से चौर वजूद इस काबिल नहीं रहा कि आपकी पाकीज़ा नज़रें उसे देखें। आतिश बलूच यकटुक इसे देखे खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। सरकार, मुझ जैसी दागदार को आपने अपना नाम दे दिया, उसके लिए पहले ही बहुत एहसानमंद हूँ। मुझसे यूँ बर्ताव ना करें, वरना मैं शर्मिंदगी से ही मर जाऊँगी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा। वो इसकी नरमी पर तड़प रही थी। वो तो सब जानता था कि इसके साथ हुआ, फिर वो कैसे इतना पुरस्कून था, कैसे कबूल कर रहा था इसके दागदार वजूद को। तुम किस काबिल हो अपना नाम देकर ये साबित कर चुका हूँ मैं ही तुम्हें वहाँ से यहाँ के अस्पताल लाया था। तुम्हारे बारे में सब तफसीलात मालूम है मुझे। अब दोबारा से तुम्हारे मुन्ना से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहूँगा। अब की बार आतिश बलूच के अंदाज में थोड़ी सख्ती दराई थी, जिस पर वो चौंकते हुए नम आँखों से उसे देखने लगी। मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी ना? आतिश बलूच ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। सिसी हचकियों से रोते हुए उसे देखने लगी। तो मोहब्बत में तो आप अपने महबूब को अपनी ज़ात के तारीक पहलू से रोशनास करवाओ, ताकि वो इन तारीक पहलुओं में सितारों सी रोशनी भर दे। आप उससे अपना दर्द बयान करो, ताकि वो आपको फिर से मुस्कुराना सिखा दे, आपको ज़िंदगी की तरफ खींच लाए। मेरे नज़दीक तो मोहब्बत ये है कि आप बिन कहे बन सुने अपने महबूब का दर्द जान लें, उसकी खामोशियाँ भी सुन लेने का हुनर रखें। सरकार, उसने मेरे साथ बहुत बुरा। वो मज़ीद कुछ बोलती, इससे पहले ही वो उसे खामोश करवा चुका था। बस यहीं रख जाओ, मैं नहीं चाहता वही बातें तुम बार बार दोहराकर खुद को अजियत दो। अब रिलैक्स हो जाओ। वो नरमी से इससे मुखातब था। इसके बलकने, फड़फड़ाने और मुज़ाहमत करने के बावजूद भी इसके तमाम ज़ख्मों पर मरहम लगा रहा था। आज प्लूच के अन्नाबी लब सख्ती से भींचे हुए थे। इस सफाक दरंदे ने किस हद तक इसे अपने वहशियानापन का निशाना बनाया था। ज़ब्त से पेशानी की रगें फूलने लगीं। वो ज़ब्त के कड़े मराहल से गुज़र रहा था। इसके वजूद पे जाबजा निशानात देखकर ही इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकता था जो इस नाजुक सी लड़की ने उठाए थे। अब सो जाओ, मेडिसन में सुकून की टैबलेट थी।
अगर ठीक से नींद नहीं ली तो सर भारी रहेगा। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने वाली आंखों को आतिश बलूच इखड़कर आतिश में झोंक देगा। उसे अपने बहुत करीब से आतिश बलूच की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। उसने लाइट ऑफ की और दूसरी तरफ से आकर उसके साथ लेट गया। इसके बालों में अंगलियां चलाने लगा। सिसी ने आंखें मूंदे ही थीं कि आतिश बलूच का भारी हाथ इसकी कमर के गर्द मजबूत हिसार बांध गया। असल मानों में तो अब उसे सांस लेना मुश्किल हुआ था। वो इसकी गिरफ्त में मचलने लगी। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरे अपने करीब होने का एहसास रहे और ख़ुद को महफूज समझो। वो सरगोशी नमा आवाज़ में इसके कान के करीब चेहरा किए बोला तो सिसी ने तड़प कर इसकी आंखों में देखा। भौरी आंखों में नींद के बाज़ गुलाबी डोरे मदहोश किन मंजर पेश कर रहे थे। और हाँ, खुद को कभी कमतर मत समझना। तुम मेरी रूह की आवाज़ हो, तुम बहुत ख़ास हो। जस्तजो में थी तेरी तमन्ना कब से, एक खुशबू में लपटा राज हो। तुम बहुत ख़ास हो, तेरी हर बात पे दिल धड़क जाता है। तुम मेरी ज़ात का आगाज़ हो, तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हारे लफ्ज़ मेरी सोच में समाये हैं, तुम बहुत ख़ास हो। रूह का दिलफरेब साज हो, तुम बहुत ख़ास हो। एक हकीकत भरा मजाज हो, तुम बहुत ख़ास हो। सो जाओ अब। इसका सिर अपने बाजों पे रखता उसे सरजनिश करते अंदाज में बोला। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे मुज़ाहमत कर पाती। थोड़ी ही देर में वो दवाइयों के ज़ेर असर नींद की वादियों में उतर गई। नींद में भी वो इसकी पुरतपश नज़रें अपने चेहरे पे महसूस करते हुए शर्मा कर इसके ही सीने में चेहरा छिपा गई। वो इसकी हरकत पर हैरान होता मुस्कुराया था। वो यकीनन नींद में थी, तभी खुद से उसके करीब आई थी। आप तो दिल का करार बन गई हैं। वो ज़ेर लब धीरे से बड़बड़ाया था। ऐ मलका दिल, तुम अपनी मुस्कुराहट को यूं ही मेरे लिए मेहरबान रखना। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने ख्वाहिश की है तुम्हारे मासूम से चेहरे पे सजे नीनों से छलकते सब आंसू चराकर तुम्हारे होठों पे मोहब्बतों के गुलाब रख दूं। वो धीरे से झुककर इसकी बेदाग पेशानी पर शद्दत भरा मोहब्बत का पहला लम्स नवाजते हुए पीछे हुआ। इसका सिर नरमी से थपकता वो खुद गहरी सोच में डूब गया था। सूरज गुरूब हुआ तो रात के साए गहरे हुए। चांद ने अपनी चांदनी बखेर दी। आसमान पे चमकते हुए सितारे आज ज़रूरत से ज़्यादा जगमग करते नज़रों को खैरा कर रहे थे। आज दोपहर में ही तो जर्श बलूच से कहकर चाहत ने घाघरा चोली मंगवाई थी। वो बात लेकर घाघरा चोली पहने शीशे के सामने खड़ी अपनी चोली की पश्त पे लगी डोरियां बांध रही थी। फिर अपने कमर तक आते सुनहरी बालों में बर्श फेर कर उन्हें पश्त पे खुला छोड़ दिया। मैक अप के नाम पे डेप रेड लिपस्टिक लगाई और अपने नीले नीनों में काजल डाला। वो अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में थी। फिर बिस्तर पे पड़ा चनरी दुपट्टा उठाकर शाने पे रखा। वो खुद को शीशे में देखकर गुलनार हुई। दिल अजब ताल पे धड़कने लगा। इसने वाल कलाक पे नज़र डाली जो रात के 12:30 बजे का वक्त दिखा रहा था। उसे जो नींद आई भी थी, शावर लेने से भग से उड़ गई थी। वो एक बार फिर से ताज़ा दम हो चुकी थी। हवेली में इस वक्त चारों तरफ खामोशी का राज था। बाहर यारम बलूच की जीप रखने की आवाज़ आई तो चाहत का दिल इच्छल कर हलक में आ फंसा। कुछ ज़्यादा ही नहीं तैयार हो गई मैं, इसने शीशे में खुद को देखकर कहा। ये लिपस्टिक मिटा देती हूँ, बहुत अव्वर लग रही है। इसने रूहानसी आवाज़ में खुद कलामी की। इसने टिश्यू पेपर निकाला ताकि लिपस्टिक साफ कर सके। तभी कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और यारम बलूच अंदर दाखिल हुआ। इसने तो इसलिए दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला था ताकि चाहत की नींद न खराब हो। उसे लगा कि अब वो सो चुकी होगी, इसीलिए हवेली वापस आया था। इसने कमरे में कदम रखते ही सामने खड़ी चाहत को देखा तो वहीं ठठक कर रखा। वो कमसन कली आज सारे कैल कांटों से लेस उसका इम्तिहान लेने के दर पे थी। यारम बलूच मेस्मराइज सा उसे देखता रह गया। चाहत ने टिश्यू पेपर वाला हाथ पश्त के पीछे छिपा लिया। आप पानी पाएंगे? इसने हादिया की सिखाई गई बातों में से एक पे अमल करते हुए इससे पूछा। हाँ, नहीं। वो मजबूत एसाब का मालिक इंसान था। जल्दी खुद को संभाल कर सपाट अंदाज में बोला। फिर खाना खाएंगे? वो 2 कदम चलते हुए उसके करीब आई। नहीं, मैं खा चुका हूँ खाना, बस शावर लूँगा। आप सो जाएं, बहुत वक्त हो गया है। यारम बलूच ने अपने शानों से शाल उतार कर सोफे पे फेंकी, फिर मोबाइल और जीप की केस निकालकर ड्रेसर पे रखें। वो उसके नोखीज़ हुस्न से नज़रें चराकर अपने आरामदा कपड़े लिए वाशरूम की तरफ बढ़ गया।
चाहत वहीं खड़ी इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। उन्होंने कोई तारीफ ही नहीं की। वो मना फैलाकर खुद से बोली। तभी उसकी नज़र यारम बलूच के मोबाइल पे गई तो उसने फ़ोन उठाकर देखा, इस पे लॉक नहीं था। इसने गूगल निकाला और सर्च ऑप्शन में लिखा नाराज़ हस्बैंड को मनाने का तरीक़ा। तभी ढेर सारे तरीके उसकी नज़रों के सामने आ गए। शौहर का रवैया आपके साथ गैर मुतवक्का हो सकता है और वो बग़ैर किसी वजह के नाराज़ हो सकता है, और जब आप इनकी नाराज़गी का सबब जानने के लिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगी तो वो आपसे बचेंगे और आपके इरादों को नज़रअंदाज कर देंगे। अगर आपके शौहर ऐसे हैं तो आपको इसे मनाने और खुश करने के लिए कुछ करना होगा ताकि आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए वे आपको माफ़ कर दें, उसे फूल दें। आओ वो, अब फूल गार्डन से तोड़ कर लाऊं? उसने सोचने के अंदाज में हमकलामी की। नहीं, मम्मी ने उस दिन बताया था कि रात को फूल नहीं तोड़ते। ये फूल वाला तरीका नहीं हो सकता। कुछ और देखती हूँ। इसे मोहब्बत का ख़त भेजें। मैं कैसे ख़त लिखूँ? मुझे नहीं आता ख़त लिखना, ये भी कैंसल। इसके लिए रोमानवी डिनर का प्लान बनाएं। शौहर के दिल का रास्ता मादे से होकर जाता है। इसकी पसंदीदा डिश बनाकर इसे सरप्राइज़ दें। ये खाना बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। नो, मैं नहीं कर सकती। मुझे तो मम्मी को काम करते देखकर ही पसीना आ जाता है। वो घबरा कर बोली। आगे देखती हूँ, शायद कुछ लिखा हो। इसने स्क्रॉल डाउन किया। अपने शौहर का दिल, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने किया था जब उसे पहली बार आपसे मोहब्बत हुई थी। लो, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो पहले कुछ भी नहीं किया। वो खुद ही मुझसे अच्छे से बात करते थे, संगमरमर। वो नाक सिकोड़ कर बोली। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं। मैं ना इमेज और वीडियो में देखती हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। जैसे ही उसने इन ऑप्शन पे प्रेस किया, इसकी आंखों में हैरत उतर आई और चेहरे पे कौसे क़ज़ह के रंग फैले। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और यारम शर्ट और ट्राउज़र पहने बालों को टॉवल से रगड़ता हुआ बाहर आया। चाहत ने फ़ोन वाला हाथ छिपाने के लिए दोपटे के नीचे किया। व्हाट इज़ द मैटर? एनी प्रॉब्लम? वो टॉवल एक तरफ रखते अब्रो अचकाकर सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा। चाहत के गले की गिल्टी अभर कर मालूम हुई। इसने यारम के सवाल पे बोलने की बजाय इस बात में सर हिलाया। यस टेल मी। वो चलकर उसके थोड़ा सा करीब आया। चाहत को अपनी सांसें खशक होती हुई महसूस हुईं। वो ड्रेसर से ब्रश उठाकर बालों में फेरने लगा, मगर देख चाहत को ही रहा था, इसके जवाब के इंतज़ार में। प्लीज़ कम हियर। वो डरते हुए कपकपाती हुई आवाज़ में बमुश्किल बोली। वो ब्रश रख कर थोड़ा उसके करीब आया। वो सवालिया अंदाज में बोला। थोड़ा और पास ना। इस बार वो झंझलाते हुए बोली। वो सारा फासला समेट कर बिल्कुल उसके करीब हुआ। थोड़ा नीचे झुकें ना, मैं इतनी ऊपर कैसे आऊँ? वो नाराज़गी से मुन्ना फैलाकर बोली। वो बेमुश्किल इसके शाने तक पहुँचती थी, तभी उसे झुकने के लिए कहा। अब की बार यारम बलोच बेजारी से थोड़ा सा नीचे झुका। चाहत एक इस्तेहकाक भरी जसारत करके अपना रख दूसरी तरफ मुड़ गई, जबकि यारम बलूच तो हैरतों के समंदर में गोताजिन हुए वहीं साकित रह गया था। इसकी जसारत पे अभी तक इसे यकीन नहीं आया था। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? वो आलमी होश में आते ही धाड़ा। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।